मैं आ गया दोस्तों लेकर साइंस ऑफ स्टूपिड। हमेशा की तरह आज भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज दिखाए गए स्टंट्स को कॉपी ना करें, क्योंकि ये सब उन कम अकलों ने किए हैं जिन्हें ना साइंस की समझ है और ना ही अपनी बेइज्जती का डर। आपने एक से एक कॉमेडी शो देखे होंगे जिसमें आप हंसते हंसते कुर्सी से गिर गए होंगे, पर क्या कभी आपने देखा ऐसा शो जहां हंसी के फाउंटेन में आपको दिखता है साइंस का रेनबो और जहां का होस्ट है स्मार्ट, हैंडसम और देता है साइंटिफिक फैक्ट्स जिनमें है दम। लाता हूं कुछ ऐसे मंचलों के वीडियो फुटेज विद हंसी का फुल डोजेज। मैं बनूंगा आपके और इस शो के बीच का क्यूपिड, प्रेजेंटिंग टू यू आपका फेवरेट साइंस ऑफ स्टूपिड। ये इकलौता ऐसा शो है जिसमें समझाते हैं हम साइंस और दिखाते हैं कुछ स्टूपिड। अगले आधे घंटे तक मत हिलिएगा अपने टीवी के आगे से और ना कीजिएगा चैनल चेंज, क्योंकि हम देंगे आपको टेंशन दूर भगाने का एक सुपर डोज। किसी की बुरी हालत पे भी आपको आएगी हंसी, कुछ धूम फोर की प्रैक्टिस करेंगे और अपना मुंह तुड़वाएंगे। ये है साइंस ऑफ स्टूपिड। वेल, कई लोग हैं जो छत से छलांग लगाएंगे और अपना मुंह तुड़वाएंगे। कुछ धूम फोर की प्रैक्टिस करेंगे और कुछ दूसरों को उड़ाएंगे। कुछ कोशिश करेंगे गिरने की लेकिन पेड़ में अटक जाएंगे। कुछ चमगादड़ बन के छत से छलांग लगाएंगे और अपनी कमर तुड़वाएंगे। आइस, बर्फ। दोस्तों, जिस बर्फ ने टाइटैनिक जैसे जहाज को डुबो दिया, उसके लिए हमारी हड्डियां तोड़ना कौन सी बड़ी बात है। पर फिर भी हमारे आसपास ऐसी ऊट पटांग इंसानी ब्रीड्स हैं जिन्हें बर्फ की ताकत का अंदाजा नहीं है और उसे हल्के में लेते हैं। बर्फ के साथ ना एक प्रॉब्लम है। आपको दुर्घटना के बाद ही पता चलता है कि अरे यार, मामला तो पहले से ही खराब था। पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि बर्फ में गिरना जानलेवा हो सकता है। पर सबसे पहले 1 मिनट में आपसे पूछना चाहता हूं, आपको बर्फ की साइंस का पता है ना? नहीं? अरे कोई बात नहीं यार, हम बता देते हैं। जब पानी का तापमान 0 से नीचे चला जाता है, छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। फिर वो एक साथ जुड़कर और बड़े क्रिस्टल्स बनाते हैं, जिससे बर्फ की परत और मोटी और मजबूत हो जाती है। ऊपर हमेशा हल्के पानी की परत होती है, जिससे सरफेस फिसलन हो जाती है। बर्फ पर चलना है तो उसका कम से कम 3 इंच मोटा होना जरूरी है, पर बीच के और बाहरी हिस्से कमजोर ही होते हैं। और ऐसे भी एरियाज हैं जहां टेम्परेचर अक्सर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे रहता है, तो वहां बहुत ही मोटी और मजबूत बर्फ की परत जम जाती है। और इस 100 टन जहाज को एंटार्क्टिका में लैंड करने के लिए बर्फ कम से कम 3 फुट मोटी होनी जरूरी है। तो अगर तापमान ने साथ दिया तो बर्फ कितनी मजबूत हो सकती है, उसका नजारा आपने अभी देख लिया। हमने अभी अभी एंटार्क्टिका में प्लेन की लैंडिंग देखी। कभी कभी बर्फ की लेयर्स ऐसी जम जाती हैं जिनको तोड़ना जरा मुश्किल होता है, काफी मजबूत होती हैं, पर फिर भी कुछ सरफिरे उन्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं। कैसे? आप खुद ही देख लीजिए। अब ये तो ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे ब्रूस ली इसका मामा है। गुड, या ओहो, बेटे इस हरकत के बाद तो कहीं बैठने लायक नहीं रहेगा तू। थोड़ी साइंस बता दूं, आपको सिर्फ 3 इंच बर्फ तोड़ने के लिए करीब 1000 पाउंड के फोर्स की जरूरत होती है। भाई अब जा, जरा बाम वाम लगा ले, थोड़े गर्म पानी की सिकाई कर ले, वरना कहीं तशरीफ रखने लायक नहीं रहेगी। और इस चड्डी मैन ने सोचा बर्फ के ऊपर पानी की परत पे डुबकी लगाई जाए। आऊ पर दांत के साथ साथ खोपड़ी भी फूट गई ना। मुझे चैलेंज कर रहे हैं, इनको लगता है मैं कर नहीं सकता। वेटर रिकॉर्ड कर लो, आज मैं रिकॉर्ड बनाने वाला हूँ। 3, 2, 1। अब मेरी गलती थोड़ी है, मैं वहीं पे गिरा जब बर्फ पतली थी। इसका टाइटैनिक तो डूब गया। आपको वैसे एक बात और बता दूं, ऐसे जमे हुए पानी में गिरे 20% लोग 5 मिनट में ही शॉक से अपना दम तोड़ सकते हैं और ज्यादातर लोग 15 मिनट में बेहोश हो जाते हैं। अब भैया, जब शरीर का अंदरूनी तापमान कम होगा तो अच्छों की गर्मी निकल जाती है। फिर तू किस खेत की मूली है या मूला है? अच्छा, आपको आइडिया है इलेक्ट्रिसिटी कितनी खतरनाक चीज है? एक इलेक्ट्रिक चेयर में 2500 वोल्ट्स का करंट दौड़ता है और जो हमारे घरों में आने वाली सप्लाई के करीबन 10 गुना है। मतलब जो उस पर बैठेगा
वो बैठते ही सीधे समाधि पर लेटेगा। पर आपके घर में आने वाली 230 वोल्ट से भी पंगा लेने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका क्या हाल होगा या आपको कितनी तेज झटका लगेगा, ये आप खुद ही देख लीजिए। हाँ, ये तो बड़ा आसान और छोटा सा काम लगता है ना। ये लो। ओ तेरी। वेल, दरअसल इलेक्ट्रिक करंट से मसल्स में जकड़न जो पैदा होती है ना, उसे कहते हैं ग्रैबिंग इफेक्ट। और अंकल, आपने जितना आसान सोचा था ये उतना भी आसान नहीं है। करेक्ट। खुली तारों को छूना खतरे से खाली नहीं। दरअसल इंसानी शरीर और बिजली का ना 36 का आंकड़ा है, और इसके पीछे क्या साइंस है आइए समझा देते हैं। अब हाँ, आपको बताने ही तो आया ना है? लगातार इलेक्ट्रिसिटी चलने के लिए एक पाथ का होना जरूरी है, जिसे सर्किट भी कहते हैं। एक सर्किट किसी भी ऐसी चीज से बनाया जा सकता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। नमक के पानी से भी बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, और क्योंकि इंसानी शरीर में 70% पानी और नमक की अच्छी खासी मात्रा होती है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को हमसे भी प्यार है, या यूं कहें इंसानी शरीर एक बेहतरीन कंडक्टर है। एक इंसुलेटर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, जैसे रबर सोल्ड शूज, सर्किट को पूरा नहीं होने देते। फिर ना ही इलेक्ट्रिसिटी शरीर में जाती है और ना ही जमीन में जा पाती है। इसीलिए जब भी हम नंगी तारों को छूते हैं, हम सर्किट पूरा करते हैं। आठ 8000 वोल्ट इलेक्ट्रिक फेंस में बहुत कम करंट है, इतना कम जिससे एक गिलहरी भी नहीं मरेगी। पर देखते हैं अपने इस जासूस का क्या होता है। मतलब इतना करंट है कि अच्छा खासा आदमी हिल जाए और टोपी भी गिर जाए। दरअसल अपने जग्गा जासूस के घुटने जमीन छू रहे थे, जिससे सर्किट हो गया पूरा और फेंस का करंट उसकी बॉडी से होता हुआ गया जमीन में। अरे यार, नंगू तो बड़ा ही झटकीला है? दरअसल उसके दोस्त ने जूते पहने थे, पर गरीब नंगू नंगे पैर खड़ा था, जिससे मामला बिगड़ गया और दोनों को मिला एक प्यारा सा झटके का प्रसाद। क्या करंट का झटका दोस्ती के बंधन से भी ज्यादा बड़ा है? नहीं, करंट इतना निर्दयी नहीं हो सकता। ये बंधन तो प्यार का। दरअसल दोस्त न रहा, आखिरी वाला ना बिना जूते के खड़ा था। धोखेबाज, आज तुझे जूते ही पड़ेंगे। ये मेरी टीम है, हम करंट से नहीं डरते, और हम तो करंट से खेलने की ट्यूशन भी देते हैं और साथ में डेमो भी दिखाते हैं। ओए खोते दे पुत्र, एक जूता तो पहन लेता यार, सर्किट पूरा कर दिया है। और मैंने अपने बच्चे नहीं भेजने तेरे पास। पीठ में घूमने की बारी उसकी है, पर पता है वो पीछे क्यों खिसक रहा है? खुद ही देख लो। अच्छा, ये नीचे वाला बड़ा चालू है। जब हमारे पास ये वीडियो आए तो एक रिसर्च में हमें पता चला कि सिर्फ अमेरिका में हर साल 20,000 से ज्यादा बच्चे शॉपिंग कार्ट से हुई चोट की वजह से हॉस्पिटल जाते हैं। आइए अब उन रिसर्च के वीडियोस भी देख लेते हैं। With the street bobsled team. Come on, bobsled, here we go. Here we go, baby. Bobsled. अब साइंस मैडम की माने तो इनका बेड़ा गर्क होना ही था। किसी भी भारी ट्रक के पहिए बड़े और मोटे होते हैं ताकि रुकावटों को पार करके आगे बढ़ सके। पर वहीं हम बात करें शॉपिंग कार्ट के व्हील्स की, तो वो छोटे और पतले होते हैं ताकि स्टोर्स की चिकनी सरफेस पर कम फ्रिक्शन के साथ आगे बढ़ सके। पर जब इन नन्हे मुन्ने पहियों के सामने आती है रुकावट, तो बड़े पहियों के मुकाबले ये छोटे पहिए बड़ा झटका महसूस करते हैं। और जब इन कार्ट्स में बैठे होते हैं मस्त बंदे, तो ज्यादा सेंटर ऑफ मास होने की वजह से गाड़ी जाती है पलट और बैठी सवारी खाती है मुंह की। ये बंदा कर क्या रहा है हेलमेट वेलमेट पहन के? क्योंकि अगर पहिए हो छोटे तो इन नमूनों की तरह बड़े झंडे गाड़ने के बारे में ना सोचे। आपको पता है ये ढलान से फिसलते हुए क्यों आ रहे हैं? सही समझे, अपनी नाक तुड़वाने। मैंने किया होता ना, ये मेरी मम्मी ने देख खींच के चपेट मारनी थी। लो, खुद तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अबे उल्लू के चरखे ने बच्चे को भी अपनी हरकतों की सजा दिलवा दी यार। अबे दूर करो उस दुराचारी को। ओ जॉन इब्राहिम के फैन, पीली चड्डी में दोस्ताना कर ले, लेकिन ट्रॉली से दोस्ताना क्यों कर रहा है यार? वेरी गुड, तू भी मरना चाहिए तुझे। तूने मेरी गर्लफ्रेंड से दोस्ती की, ले उसकी सजा। और इसकी सजा देख के लगता है ये उसकी बीवी के साथ भाग गया। फुलवारी बच्चों की। एक बार फिर देखिए, कभी भी किसी और की बीवी की ओर नजर ना डाले, वरना यूल बी अ फूल।
किसी ने सही कहा है, एक नमूना ढूंढो तो 1000 मिलते हैं, वो भी रात में निकलते हैं। अगर इसे लगता है हेलमेट पहन के कार्ट के नीचे हवा का गुब्बारा लगाने से इसका गिनना टल जाएगा, तो ये इसकी गलतफहमी है। देखो जी, कार बहुत ही जरूरत की चीज है, पर आजकल ना बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल अपने मजे के लिए भी कर रहे हैं। हाँ, बाइक छोड़ो यार, अब तो गली गली में कार से भी स्टंट्स करते हैं। दोस्तों, ये ड्रिफ्टिंग जैसी चीजें प्रोफेशनल्स के लिए छोड़ दो प्लीज, और खासकर हाईवे पर तो ऐसी बेवकूफी करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। और करेंगे तो क्या होगा? गैरेज वाले का बिल बढ़ेगा। देखने में तो ये बच्चों का खेल लगता है, पर बड़े बड़े भी इसे नहीं खेल पाते, क्योंकि इस ड्रिफ्टिंग के पीछे भी है अच्छी खासी साइंस। आमतौर पर ड्राइवर कार को रोड पे बिना घसीटे मोड़ता है, पर ड्रिफ्टिंग कार को स्लाइड किया जाता है। ड्रिफ्टिंग में इस्तेमाल होता है कार का इनर्शिया, जहां वो सीधी दिशा में जा रही होती है, और यहां लगता है सर न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले तो ड्राइवर जानबूझकर तेजी से टायर्स घुमाकर पिछले टायर्स और रोड के बीच फ्रिक्शन कम करता है। इससे ग्रिप कम होती है और पिछला हिस्सा बाहर की तरफ घूमता है। और मोड़ खत्म होने पर जब स्टीयरिंग सीधा किया जाता है, उससे टॉर्क कम होता है और पिछले पहियों का ग्रिप बरकरार रहता है। आया कुछ समझ में? अरे देखते रहिए, बस आ जाएगा। पर भैया, आजकल की फास्ट एंड फ्यूरियस जनरेशन को कुछ भी समझाने जाओ तो उनकी ईगो हर्ट हो जाती है। कहते हैं हमें सब आता है, अब कार चलाना भी आप सिखाएंगे। अरे यार, पहले कहा साइकिल नहीं आती, फिर कहा बाइकिंग नहीं आती, अब कहते हो कि अरे कारिंग, ओ मेरा मतलब ड्रिफ्टिंग नहीं आती। ओए, ऐसे कैसे? खिलाड़ी यूं ही नहीं कहते। छोटी मोटी कारें तो हम साइकिल के जमाने में भी घुमा लेते थे। अरे दामाद जी, आप तो सिर्फ बातों के खिलाड़ी निकले रे, आपने तो कार फिसलाई है। अरे कोई बात नहीं रे। कुछ कुछ जोशीले बिना मोड़ के भी मोड़ने को उतारू रहते हैं। अब क्या करें, इनके लिए यहाँ पे एक नया मोड़ बनवा दें। लो जी, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कार। भाई साहब इसे संभाल नहीं पाए, पर कार गई और सीधा ली दीवार की पप्पी, और फिर शर्मा के मुंह छुपा रही। अब इनके बीच एक नजर प्रोफेशनल्स पे भी डाल लीजिए। वाह, कितनी खूबसूरती से स्टीयरिंग का इस्तेमाल करके मोड़ लिया, मानो किसी ने पेंटिंग बनाई हो यार। अब देखिए इस नौसिखिए की बिना सोची समझी ड्रिफ्टिंग। भाई भला हो आपका जो आपने ये वीडियो बनाया है, वरना तो हमें कभी पता ही नहीं चलता। एक जानदार सुपर कार के अंदर जब एक बेजान इंसान के बेकाबू पैर कमाल दिखाते हैं, तो बीच सड़क पर कार कैसे नाचती है। अरे वाह, अब ये देखो इस चंपू ने क्या बढ़िया पार्किंग की है। वाह वाह वाह। और से देखिए इस लाल कार को, क्या इसमें बैठा आदमी अपनी बेइज्जती होने से बचा पाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। और ये कमाल का स्पिन, खूबसूरत प्रदर्शन, ये बीच सड़क में ऐसे करतब दिखाता है मानो सड़क इसके मामा की हो। पर देखिए कैसे ये लाल कार वाला नीले कार से टकराने के बावजूद भागा, बचकर भाग चुका है, और फिर चोर की तरह कैसे सुंबड़ी में गायब हो गया। जैसे हर आदमी के अंदर एक बच्चा हमेशा रहता है, वैसे ही हर आदमी के अंदर एक टार्जन भी हमेशा रहता है। इसलिए जब भी हमें मौका मिलता है, हम लटकने का मौका हाथ से नहीं जाने देते। अब आप ही बताइए, आपने कभी ऐसा मौका छोड़ा? नहीं छोड़ा ना? नहीं ना? पर आप ये भी बताइए, क्या आपने कभी ऐसे लटकने की कोशिश की है? I got you, baby. ऐसे लटक कर जाना और टकरा जाना, आपकी तो हंसी छूट रही होगी। पर आपको बता दूं, ऐसे टकराने के पीछे भी साइंस की नासमझी है। अब हंसते हंसते ही सही, पर साइंस समझ लीजिए। जब आप कूद कर रस्सी पकड़ते हैं, इनर्शिया की वजह से आप सीधे आगे की तरफ बढ़ते हैं। पर अगर आप रस्सी से आगे की तरफ नहीं बढ़ते, तो सेंट्रीपीटल फोर्स आपको एक गोल चक्कर में घुमाएगा। जितनी आपकी रफ्तार होगी, सर्कल उतना ही बड़ा होगा, और जैसे जैसे सेंट्रीपीटल फोर्स आपको दूर ले जाएगा, रोप टेंशन बढ़ती जाएगी। और अगर आपको कूदना है, तो आपको इंतजार करना होगा एक सही मौके का, नहीं तो हमारी मिस ग्रेविटी आपको ले जाएगी सीधा जमीन पर। थोड़ा दर्द हो सकता है। 1, 2, 3, go. कम ऑन अंकल, सबको दिखा दो। आप लटकने से बिल्कुल नहीं डरते, जैसे अपनी बीवी से नहीं डरते ना। दिखा दो अंकल, ये वेरी गुड। क्या बात है, टार्जन लग रहे हो। टाइमिंग थोड़ी गलत हो रही है आपकी। ओ भला हो।
अंकल आपने जोश के साथ शुरुआत तो की पर गलत टाइमिंग के साथ मुड़ गए। दर्द हुआ ना? पर आपको ग्रैंड सैल्यूट है मेरे और मेरी ऑडियंस की तरफ से। अब मैं दिखाता हूँ कैसे घूमकर बिना पानी में गिरे यहीं पर आते हैं। अच्छे से रिकॉर्ड करना। ओके, आई एम रेडी। एंड ये, अरे घूम के गोल चक्कर और ये हुई टक्कर। अरे यार ये पेड़ कहाँ से आ गया बीच में? अरे नहीं यार, गलती तुम्हारी नहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है। मैं नोटिस भेजूंगा, नोटिस। देखो भाई, आप बैल मुझे मार तो हम सबने सुना है। अब आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने वाले हैं। पेड़ से अपनी टांग तुड़वाओ। अब आप एक्शन रिप्ले में देखिए कि ये बंदा कैसे एकदम सुपरसोनिक जहाज की तरह आता है। उफ, पैर तुड़वाने पर अफसोस निशाना गलत लगता है और घायल बंदा मिट्टी में ढेर हो जाता है। लो जी, इसके एग्जाम ना आज ही खत्म हुए और इसे हजम नहीं हुए। बाकायदा मस्ती करवाने के लिए क्रेन मंगाई, पर अकल के दुश्मन ने अपनी टांग तुड़वाई। बेचारे के सारे पैसे खर्च हो गए थे लेक पार्टी और क्रेन लाने के चक्कर में। अब टूटी हड्डी का इलाज कहाँ से करवाएगा? दोस्त अभी से चंदा मांगना शुरू कर दे। That's probably a broken leg. Probably. Could be a hospital. Oh dear, oh dear. ये साइड खड़े लोगों को फुल टेंशन हो गई ना। करीब 2500 साल पहले जब एंशियंट ग्रीक में पहली बार ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी, तब भी शायद डिस्क्स जो पत्थर, तांबे या लोहे की बनी होती थी, उन्हें फेंकने का तरीका तब भी सेम होता था। और आज ये प्लास्टिक का कोन फेंकने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अरे वाह, रिकॉर्ड बन गया गिरने का। एक बार ना मैंने भी डिस्क फेंकी थी जब मुझे गुस्सा आया था। नहीं, डिस्कस नहीं, कॉम्पैक्ट डिस्क फेंकी थी। भैया मैं तो ठहरा सीधा साधा एक्टर, ये एथलेटिक्स के चक्कर में कौन फंसेगा यार। वैसे भी ना इसमें बड़ा कुछ देखना पड़ता है। स्पिन स्पीड देखो, सही एंगल देखो, बहुत मगजमारी है। आप खुद ही देख लीजिए। आप जब शरीर को घुमाते हैं तो इस रोटेशनल फोर्स को कहते हैं टॉर्क। आप जितना तेज घूमेंगे उतना ज्यादा टॉर्क होगा और डिस्कस की वेलोसिटी उतनी ही बढ़ेगी। और आपको सर न्यूटन का पहला लॉ तो पता ही होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब तक बाहरी फोर्स नहीं लगता तब तक वो सीधी दिशा में ही चलता रहेगा। और अगर डिस्कस ज्यादा दूर फेंकना है तो रिलीज एंगल होना चाहिए 35 डिग्रीज। जब आप डिस्कस छोड़ते हैं तो एक सर्कल के टैंजेंट की तरह आगे बढ़ता है, या कहिए गुलेल से छोड़े गए पत्थर की तरह। पर अगर आप कुछ ज्यादा ही घूमते हैं तो डिस्कस की जगह आप जमीन पर गिरेंगे। और जब आपकी टाइमिंग सही होती है तो दाढ़ी वाले बाबा की तरह आपका निशाना भी सही लगेगा। वाह क्या बाल है आपके यार। देखा आपने, डिस्कस वाले बाबा ने बिना किसी डिस्कशन के क्या डिस्कस थ्रो किया। पर कभी कभी ना स्टाइल मारने के चक्कर में झंड हो जाती है। डिस्क तो थ्रो नहीं कर पाते, खुद थ्रो करते हैं अपने आप को जमीन में। अरे वाह, ये तो लग रहा है बैले डांस की तैयारी कर रहा है। ये ले बेटे घुस जाने से। ये बंदा प्रोफेशनल लग रहा है, ये कमाल करेगा आज। मैं बता रहा हूँ यार, इसको नजर ना लगे। वही नजर लग गई, कमाल भी कर दिया इसने। अब अगर हैमर थ्रो की बात करें तो इसकी शुरुआत डिस्कस के करीब 1000 साल बाद हुई थी, पर इसे इस्तेमाल करने के पीछे भी साइंस सेम टू सेम। इसमें हैमर फेंकने वाला घूमते हुए हैमर से बने सर्कल के ठीक बीच में होता है, जो करीब 104 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से घूमता है। न्यूटन सर का लॉ, जब तक बाहरी फोर्स नहीं लगेगा सभी ऑब्जेक्ट सीधे चलते रहेंगे। तो हैमर भी ऐसे ही हवा में उड़ जाएगा, पर आपको उसे सही वक्त पर छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो इसकी तरह घुमाते रहो और खुद भी घूमते रहो। अरे यार, तुझे घूमने का इतना ही शौक है, दोस्तों के साथ घूमने जा। ये क्या है, अकेले घूम रहा है। पता है हैमर थ्रो का वर्ल्ड रिकॉर्ड डिस्टेंस है 285 फीट, यानी 86.868 मीटर्स। ना मुन्ना ना, रहने दे, तुझसे नहीं होगा। अब थोड़ी साइंस सुनिए। आदमी के मुकाबले हैमर बाहरी सर्कल में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, पर दोनों घूम एक साथ ही रहे हैं। तो जनाब का शरीर तो सिर्फ 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से घूम रहा है, पर हैमर करीब 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से घूम रहा है। और अगर रफ्तार दुगनी कर देते हैं तो समझिए आपको हैमर को सर्कल में घुमाने के लिए 4 गुना फोर्स लगाना होगा। अब इतनी साइंस सीखने के बाद चक्कर तो आएंगे ही ना, थोड़ा आराम भी बनता है बॉस, ले लो। जी हाँ, ये है साइंस ऑफ स्टूपिड,
साइंस के ज्ञान के साथ साथ होती है जहां फुल ऑन मस्ती। हमारे जितने भी वीडियोस हैं वो अपने आप में एक सीख देते हैं, कुछ समझने की सीख, हमें क्या नहीं करना उसकी सीख, और जो करना है वो कैसे करना है उसकी सीख। अब मैं और क्या बोलूं, आप तो बड़े समझदार हैं ही, है ना? तो देखना ना भूलिए हमारा अगला एपिसोड मेरे साथ और कुछ और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय। Camera video.